बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस किया था और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ हम लोग एनआरवी लॉस वगैरह को देख रहे थे। इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने मार्कअप एंड मार्जिन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया था कि मार्कअप एंड मार्जिन बोथ आर परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट। अगर मार्कअप है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और अगर मार्जिन है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल वैल्यू। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। वैसे तो सब कुछ ही, लेकिन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 7 में देखें इसकी रिक्वायरमेंट्स को, तो कहते हैं एज एट ईच ईयर एंड calculate the value at which inventory should be reported in the financial statements of Mofani and Company and NRV loss, or reversal of any written down for each accounting year assuming year end is 31st December। आप लोग बेटा सबसे पहले ये देखो कि आप अपनी इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कौन सी अमाउंट पे करोगे। हर साल के लिए सबसे पहले आप ये अमाउंट आइडेंटिफाई करें, जल्दी करें। अब इस क्वेश्चन में Mofani and Company has purchased goods costing rupees 100,000 at the start of year 1। अब हर साल के लिए भाई कॉस्ट तो सेम रहनी है 100,000, और यहाँ पर आपको कॉस्ट बता दी। However, the goods remained unsold for 5 years। अब गुड्स आपके पास बिल्कुल सेम है, तो कॉस्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आने वाला, 100,000 ही रहेगी हमारे पास। एंड द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वर एज फॉलोज एज एट ईयर एंड। और ये हमारे पास आएंगी कुछ इस तरह से। 1 जनवरी ईयर 1, मतलब जिस दिन आपने इन्वेंट्री को परचेज किया उस दिन उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और उस दिन की कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वो आपको बता दी। भाई जिस दिन इन्वेंट्री परचेज किया है, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होती है, चाहे एनआरवी कम ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पर आएगी। तो 1 जनवरी को हमारे पास इसने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहना है 100,000। हाँ, ईयर 1 के एंड पर कॉस्ट और एनआरवी में से विच एवर इज लोअर। अब आपने सबसे पहले हर किसी की एनआरवी फाइंड कर लेनी थी। अब यहाँ पर देखें हर इन दोनों का डिफरेंस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें ईसीआर एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगी एन और वी। अब फर्स्ट एनआरवी 200,000, नेक्स्ट आपके पास एनआरवी जी, यहां पर आपके पास एनआरवी 75,000 और यहां पर आपके पास 95,000 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110,000। ये तमाम सिचुएशन, तमाम ईयर्स के लिए हम लोगों ने एनआरवी की वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हम लोगों ने देखना है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को रिकॉर्ड कौन सी अमाउंट पर करेंगे। जैसे ही स्टार्ट लिया कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्डिंग होगी और वो हमारे पास है 100,000। 1 जनवरी ईयर 1 100,000, 31 दिसंबर ईयर 1 कॉस्ट 100,000, एनआरबी 120, रिकॉर्डिंग होगी 100,000। 31 दिसंबर ईयर 2 90,000 के ऊपर रिकॉर्डिंग होगी। 31 दिसंबर ईयर 3
75,000. 31st December year 4, 95,000. Shabash. And 31st December year 5, the value of closing stock is 100,000. क्या आपको ये बात समझ आ गई है? सीखने वाली बात है NRV लॉस कि अगर वैल्यू में कमी आती है तो हमने अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को NRV लॉस भी तो चार्ज करना होता है। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी ईयर 1, क्या किसी किस्म का कोई NRV लॉस? यहां पर कोई NRV लॉस, इधर कोई NRV लॉस आया, 10,000 का NRV लॉस आ गया। शाबाश। यहां पर देखें कितने का NRV लॉस? आपके पास कॉस्ट कितनी, NRV कितनी, 75,000। आपने कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया? NRV पर 75,000 पे रिकॉर्ड किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। लॉस कितने का रिकॉर्ड करें? लॉस कितने का रिकॉर्ड करें? 25 का? तो गलत बात है। देखिए बेटा, इन टोटल 25,000 का लॉस है। कॉस्ट आपके पास 100,000। बात अब गौर से सुनना। NRV 75,000। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड है? जरा देखो, 90 पे रिकॉर्ड है। 31 दिसंबर ईयर 2, आपने इन्वेंट्री को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था? 90 पे। तो 1 जनवरी ईयर 2, उसका ओपनिंग क्या बनेगा? 90। अब 90 से कहां पे लेके जाना है? तो कितने का डिक्रीज करोगे? 15 का डिक्रीज करोगे। इन टोटल 25। लेकिन बेटा 10 का डिक्रीज तो पहले ही कर चुके हो पिछले साल। तो अब अगर 25 से डिक्रीज करते हो तो वो 65 पे चली जाएगी, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी 90 पर मौजूद है। 100 पर होती तो 25 का लॉस था। 90 पे मौजूद है, 75 पे लेकर आना है। तो इस साल ईयर 3 के अंदर लॉस कितने का रिकॉर्ड करोगे? आई होप कि ये बात आप सब बच्चों को समझ आ चुकी है। क्लियर है? बात करते हैं 31 दिसंबर ईयर 4 की। हाँ जी, 95,000 रिकॉर्ड 95 पे करेंगे, NRV पर करेंगे। बस जाहिर देखा जाए, अगर मुझे कोई और डाटा गिवन ना होता तो मुझे 5,000 का लॉस मिल रहा है। ऐसा ही है ना? लेकिन मैं ईयर 4 में 5,000 का लॉस नहीं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो 75 पर है, जबकि रिकॉर्ड कितने पर होनी चाहिए? 95 पर। मैं अगर 5,000 का लॉस रिकॉर्ड करता हूं तो वो 70 पे चली जाएगी। मैंने अपने 75 को 95 बनाना है, तो मैं अपने लॉस का रिवर्सल करूंगा। 20,000 का रिवर्सल ऑफ NRV लॉस ईयर 4 के अंदर जाके रिकॉर्ड होगा। अब अगर आप लोग ओवरऑल देखो, 25 का लॉस, 20 का रिवर्सल, तो बेसिकली 5 का लॉस पड़ा होगा, और होना भी 5 का ही लॉस चाहिए था। लॉस पर फिर से लॉस नहीं रिकॉर्ड करते रहना कि एक लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया 10 का, दोबारा मजीद लॉस तो 15 का हुआ है, मैं दोबारा 25 का ना रिकॉर्ड कर। अब मुझे लॉस 5 का शो हो रहा है, लेकिन भाई ऑलरेडी मेरी इन्वेंट्री 75 पे पड़ी हुई है। मैं उसको 95 करूंगा तो मैं 20 उसमें ऐड करूंगा तो वो 95 होगी। क्लियर? बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब जब नेक्स्ट जाएंगे, 100 की इन्वेंट्री है, 100 पे ही रिकॉर्ड है, क्या कोई लॉस है? अब मेरी इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड थी? 95 पे। मैंने कितने पे लेकर आना है? 5 से लॉस। या आप ऐसा समझेंगे कि नहीं सर कुछ भी ना करें, नहीं, ईयर 5 के अंदर 5,000 का रिवर्सल ऑफ NRV लॉस है। क्लियर? आप देखो 25 का लॉस, 25 का रिवर्सल, नेट इंपैक्ट 0।
इस क्वेश्चन में इसी बात का ट्विस्ट था कि एमसीक्यूज के अंदर बच्चे एनआरवी लॉस को ठीक से रिकॉर्ड नहीं करते, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ठीक से डिटरमिन कर लेते हैं, लॉस नहीं बता पाते। तो आप लोगों ने इस बात का अब ख्याल रखना है कि ओपनिंग देखना आपके पास इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड है, फिर देखना उस पे इंक्रीज है तो रिवर्सल ऑफ एनआरवी, उस पे डिक्रीज है तो एनआरवी का लॉस जितना है। लेकिन एनआरवी लॉस के लिए जो कंपैरिजन करना है वो आप लोगों ने हमेशा कॉस्ट और एनआरवी लॉस का, एनआरवी की अमाउंट का करना है। गॉट इट? बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा बेटा, नेक्स्ट एक छोटा सा हमारे पास ये देखें, ये इसी तरह की उसने वर्किंग करके आपको बता दी है। एग्जाम्पल नंबर 8 को जरा अच्छे से पढ़ो। Example number 8, critically analyze whether the written down has been calculated correctly. अब बेसिकली अगर बेटा देखा जाए, शायद आपको ऐसा लगे कि जैसे यार इस क्वेश्चन में एमसीक्यू से रेलेवेंट तो कुछ भी नहीं पूछेगा। आई कैप के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी भी टॉपिक या पॉइंट्स एमसीक्यू बना रहे हैं ना, उसने ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपने चेक करने होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है, आपके पास वर्क इन प्रोसेस मौजूद है और आपके पास फिनिश्ड गुड मौजूद, और जो आपके पास प्रोडक्ट्स है ना वो दो हैं, एयर कूलर्स एंड फैन पार्ट्स, ये दो हैं। दोनों की रॉ मटेरियल भी है, दोनों का वर्क इन प्रोसेस भी है और दोनों की फिनिश्ड गुड्स भी हैं। दोनों की कॉस्ट भी बताई तमाम इन्वेंटरीज की, और तमाम इन्वेंटरीज की एनआरवी भी बता दी। अब कहते हैं मुझे बताओ क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या होगी, एनआरवी लॉस क्या रिकॉर्ड करो, कुछ भी इस किस्म की बातें पूछ सकते हैं। अब ये डाटा की टेबल इस तरह से बनी हुई है, अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आती यार ये कर क्या रहा है। रॉ मटेरियल मेरे पास 200 का है, एनआरवी 150 का है, मैं यहां से देख लेता हूँ 50 का लॉस हो गया, 50 का लॉस हो गया। यहाँ पे गए 680 650, यहाँ पे देखा हमारे पास एनआरवी आ गई इतनी, चलो भाई ये 50 का लॉस वही हम लोगों ने आगे लिख दिया। अजीब सी सिचुएशन। अब बेटा बेसिकली ये है, वो आपसे कह रहे हैं रॉ मटेरियल 2 पार्ट्स ये हैं कि एयर कूलर का रॉ मटेरियल 80,000 का है, फैन पार्ट्स का रॉ मटेरियल 120 का है, और ये टोटल 200,000 के है रॉ मटेरियल, और ये कॉस्ट है। सेम केस विद एनआरवी कि भाई एयर कूलर के पार्ट्स की एनआरवी 50, फैन पार्ट्स की एनआरवी 100 रॉ मटेरियल के लिए, और टोटल बन गया ये हमारे पास सेम केस वर्क इन प्रोसेस। अब देखिए वैसे टोटल हम लोग नीचे लिखा करते हैं, उसने ऊपर टोटल लिखे, उस टोटल की क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई इस 160 में 60 एयर कूलर को और 100 फैंस को। इसी तरह से ये यहां से ये और इधर इस तरह। अब टोटल किया, अब सपोज आप में से किसी ने टोटल किया हो ना, आपके पास टोटल आ रहा होगा 1360 रुपए, यहाँ पे लिखा होता 680, मतलब आपने तो फिर सबको टोटल कर दिया। बेसिकली उसने रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोसेस प्लस फिनिश गुड, इन तीनों का टोटल किया तो आपके पास ये रिजल्ट। सेम केस विद एनआरवी। अब टेबल की समझ आई? आई कैप अक्सर ऐसा करता है कि डाटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना भी ना एक आर्ट है। वहां अब ये तो चलिए आपने कर लिया एग्जाम्पल, वहां पर आपने खुद से सोचना पड़ता है यार चीजें किस तरह से हमें बताई गई हैं, क्योंकि आपकी अजम्पशन आपको गलत करा देती है, और आपके लिए कोई चीज अज्यूम नहीं होनी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कुछ भी अजम्पशन नहीं है, वहां पर तो कंफर्म है हर एक चीज।
अब देखो इसके लिए हमने पढ़ा था, अच्छा नेक्स्ट आपसे कुछ और भी कहता है, क्या कहता है, ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग of the local currency, the parts used in manufacture of both the air coolers and fans became cheaper, सस्ते हो गए हैं parts, और फिर मतलब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है। अब क्या इसका मतलब, अगर मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ है तो वो तो महंगा होगा, और इस साल वो सस्ता हो गया, एनआरबी कम नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। लेकिन अब देखो कहता है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट देयर ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बोथ द फिनिश्ड एयर कूलर्स एंड फैंस आल्सो ड्रॉप, ये वैल्यू भी कम हो जाती है। अच्छा, जब आपके पास 3 किस्म की इन्वेंट्री हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 3 किस्म की जब इन्वेंट्रीज मौजूद है, मतलब आप मैन्युफैक्चरर है और आपने एनआरवी लॉस को रिकॉर्ड करना है, तो आप रॉ मटेरियल के ऊपर एनआरवी लॉस तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उनसे बनने वाली फिनिश्ड गुड्स के ऊपर एनआरवी लॉस ना हो। ओके, तो आपने यहां पर ये नहीं देखना 200 150 50 नहीं, आपने यहां पे देखना है फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट 320 और इसकी एनआरवी क्या लॉस है, तो आप लोग अपने रॉ मटेरियल को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे 200, फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करोगे उसकी कॉस्ट 160, ओके, और फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगी हमारे पास 320 के हिसाब से। अब देखें यहाँ पे वो आपसे क्या कहता है, पहले बात, अच्छा ये तो हम लोगों ने टोटल की बात कर ली ना, लेकिन जब आप लोगों के पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो तो आप लोगों ने पढ़ा था एक वर्ड आइटम बाय आइटम बेसिस, तो हर इन्वेंटरी को भी अलग अलग देखो। अब आपने क्या करना है, आपने भाई एयर कूलर को अलग से ट्रीट करना है, फैन को अलग से ट्रीट करना है। अब सबसे पहले देखो एयर कूलर की फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी है और इसकी एनआरवी कितनी है, क्या लॉस है, इसके रॉ मटेरियल के ऊपर भी एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होगा, क्लियर। अब आप लोग अगर बात करें एयर कूलर की, तो बेटा एयर कूलर रॉ मटेरियल रिकॉर्ड हो जाएगा 50,000, फिनिश्ड गुड्स एयर कूलर की रिकॉर्ड हो जाएंगी, एयर कूलर की फिनिश्ड गुड्स रिकॉर्ड हो जाएंगी, यहां पर इसको लॉस हुआ, यहां पर इसको लॉस हुआ, और यहां पर इसको लॉस हुआ। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? तो ये देखें एयर कूलर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट एनआरवी, और इनमें से विच एवर इज लोअर उस पे रिकॉर्ड होते गए, और ये लॉस की रिकॉर्ड। बात समझ आ गई। जब हम लोगों ने बात की फैन की, तो फैन के लिए देखिए भाई सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट कितनी, एनआरवी कितनी, किस पे रिकॉर्ड करूं, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। जब फिनिश्ड गुड्स के ऊपर लॉस नहीं है तो अब चाहे ये 120 100 पे नहीं रिकॉर्ड होता, ये 120 पे रिकॉर्ड। बात क्लियर। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस 100 120, ये तो वैसे ही 100 पे आना था, और यहां से 160, रॉ मटेरियल के ऊपर लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये देखो तीनों की कॉस्ट रिकॉर्ड कर देंगे और एनआरवी लॉस नहीं आएगा, और टोटल लॉस कितना हो रहा है हमें 9, और वो किसके ऊपर हो रहा है, एयर कूलर के ऊपर, राइट। बाकी बेटा आप लोगों ने ये स्टोरी इसकी पढ़ लेनी है, और ये मैं आपको सुना देता हूँ, यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 9 मुझे सॉल्व करके दें, और एग्जाम्पल नंबर 9 का सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करना है, पार्ट 2 को भी आपने नहीं देखना, पार्ट 1 सॉल्व करना है आप लोगों ने, जल्दी करें। अच्छा पार्ट 1 को जरा देखें, कहता है रिक्वायरमेंट्स में कैलकुलेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब मैंने ये नहीं बताना कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है,
नेट रियलाइजेबल वैल्यू, चाहे वह लोअर है चाहे वो हायर है, राइट। अच्छा, किसकी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अमाउंट्स ऑफ write down a penny, assuming that once converted into finished cheesecake, the total inventory of cheesecake would have a sales value of rupees, where related selling cost would be rupees 40,000. अब बेटा गौर से देखें इधर, चीज केक लिमिटेड प्रोड्यूसेस चीज केक्स फॉर द लोकल मार्केट at its financial year end 30th September 2005. It had raw material of rupees on hand. Market value has declined rupees 300,000. It is expected that the cost to convert the raw material into finished cheesecake is rupees. बेटा आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है चीज केक और उसकी कॉस्ट है आपके पास 320,000। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब क्या हुआ, इस चीज केक से आपने फाइनल प्रोडक्ट बनानी है, ये रॉ मटेरियल प्लस अदर एक्सपेंसेस, वो जो उसने कहा कि कॉस्ट टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल वो 80,000, वो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर, वो चीजें शामिल हो गई, वो 80,000। 320 का रॉ मटेरियल, 80,000 उसकी कन्वर्जन कॉस्ट, तो टोटल फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बन गई? ये बात क्लियर हो गई। जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो उसकी सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, वो कितनी है आपके पास? 480,000। और इसको सेल करने पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है? तो उसकी एनआरवी कितनी आ जाएगी? 440 एनआरवी फाइनल प्रोडक्ट की, और उसके ऊपर कॉस्ट उस फाइनल प्रोडक्ट की 400 था। क्या किसी किस्म का कोई एनआरवी लॉस है फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर? तो हमारे पास रॉ मटेरियल के ऊपर भी किसी किस्म का कोई लॉस रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पे 320, इसकी एनआरवी कितनी? 300, 400 कॉस्ट, इसकी एनआरवी कितनी? फिनिश्ड गुड्स ने कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होना है? कॉस्ट पे होना है। तो रॉ मटेरियल कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगा? कॉस्ट पे। 320। आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब जब हम लोग गए ऑप्शन बी के ऊपर, तो बेटा ऊपर वाली बात तो सेम है कि इसकी कॉस्ट 320, इसकी एनआरवी 300, इसको कन्वर्ट किया तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट 400। आपको ये तीन बातें समझ आ गई? ये बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर थी, ये देखें बिल्कुल वैसे ही। भाई पूरे सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा था इस वैल्यू के ऊपर। ये एनआरवी इधर ज्यादा थी, फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट पे थी, तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे चला गया। अब दूसरी सिचुएशन में देखें, भाई आपके पास वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर कॉस्ट कितनी है, इसकी एनआरवी फिनिश गुड्स की, जबकि कॉस्ट ये देखो। अब देखें इसके ऊपर लॉस है ये 360, तो रॉ मटेरियल भी अपनी एनआरवी की वैल्यू में अपना लॉस रिकॉर्ड करेंगे। 20 का लॉस रिकॉर्ड करेंगे रॉ मटेरियल पर, 40 का लॉस रिकॉर्ड करेंगे फिनिश्ड गुड्स के ऊपर। अब अगर ऐसे हो जाए फिनिश्ड गुड्स में सस्ते हो जाए, एनआरवी कम हो जाए, रॉ मटेरियल्स की ज्यादा हो जाए, तो हम रॉ मटेरियल को कास्ट पर ही करेंगे या उसको एनआरवी पर ही? नहीं, वो रूल के मुताबिक विच एवर इज लोअर। अब सपोज अगर यहाँ पे एनआरवी होता 360, ये 320 पे भी रिकॉर्ड होता, फिर जो लॉस है वो सिर्फ फिनिश गुड्स के ऊपर है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन बस वहां पे डेविएशन है कि अगर हमारे पास फिनिश्ड गुड्स अपनी कॉस्ट पे जा रही हैं, फिर चाहे रॉ मटेरियल की एनआरवी कम ही क्यों नहीं है, आपने इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड। ओके, कहा गया है कि अगर फिनिश्ड गुड के ऊपर लॉस है और रॉ मटेरियल के ऊपर भी लॉस है तो उसका लॉस रिकॉर्ड करो।
लेकिन अगर रॉ मटेरियल के ऊपर कोई लॉस नहीं है, मतलब उसकी NRV ज्यादा है, फिर वो अपनी कॉस्ट पे रहेगा। ओके जी बेटा, NRV एंड कॉस्ट को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें हमें इन्वेंट्री की वैल्यू के बारे में बताना होता है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। कॉस्ट फार्मूला, हमारे पास दो किस्म के कॉस्ट फार्मूलाज हैं, एक है हमारे पास FIFO मेथड और दूसरा है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड। FIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी सबसे पहले आप सेल उसको करोगे, फिर जो उसके बाद आपने परचेज की होगी आप उसको सेल करेंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास आपकी बिल्कुल रीसेंट परचेजेस मौजूद होंगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर बिल्कुल रीसेंट परचेजेस आपकी मौजूद होंगी। ये बात समझ आ गई जी। अब जरा इसे देखें, कॉस्ट फार्मूलाज। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर नॉट ordinarily interchangeable goods purchased and segregated for specific projects. Specific identification of cost is necessary. तो इन दो किस्म की गुड्स के लिए आप लोगों ने अलग से कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। कौन सी? नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल गुड्स, दूसरा गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर। कुछ आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं इन्वेंट्री के अंदर जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वैसी सेल नहीं कर रहे होते। फर्स्ट पॉइंट वो है, कहते हैं अगर इसके अलावा कोई प्रोडक्ट्स वगैरह है वो उसके मुताबिक ही डील करो। और दूसरा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती रहती हैं जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब हम लोग एक चीज बना रहे हैं, सपोज कि हम ये कप बना रहे हैं, टी कप, लेकिन किसी ने हमसे कहा कि भाई आप इसके ऊपर ना हमारा लोगो प्रिंट करके दें। टी कप यही, डिजाइन यही जो आप बना रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि ये फूल ना बना कर दें, हमारा लोगो प्रिंट करके दे दें। मुझे बताओ वो लोगो क्या कोई और पर्सन जाके परचेज करेगा उस लोगो वाला का? स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गई है, अब सिर्फ उसी ने परचेज कर किया। इस पे फूल बना देना, कोई भी परचेज कर लेगा, कोई भी परचेज, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल हो जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लोगो बन गया, कोई नेम प्रिंट हो गया, कोई पिक्चर अब उसी ने परचेज करना है। हो सकता है ये आम प्रोडक्ट 10 रुपए में हम सेल करते हैं, जबकि उसके लोगो वाला हम उसे 15 रुपए में सेल कर रहे हैं। ऐसा होता है। बात क्लियर हो गई? तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई NRV लॉस नहीं आता, और वो फिर कंफर्म हो जाती है बात कि जब उन्होंने हमें ऑर्डर कर दिया अब उन्होंने हमसे परचेज कर, अब उसके ऊपर आप लॉस नहीं रिकॉर्ड। अगर आप पहले से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसने एज इट इज रखना है, राइट? फिर देखें, however an efficient way is to use any of the following cost formula for orderly interchangeable goods। या तो फिर FIFO मेथड है आपके पास या फिर weighted average method। FIFO method, FIFO formula assume that the items of inventory that were purchased or produced first are sold first, and consequently the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced। ये बात समझ आ गई? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में वही इन्वेंट्री मौजूद होगी जो रिसेंट हम लोगों ने परचेज की हुई होगी या प्रोड्यूस की हुई होगी, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो। वेटेड एवरेज में क्या होता रहता है, हम अपनी ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो जो परचेजेस होती रहती हैं उनकी एक एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज रेट फाइंड करते हैं, और उस एवरेज रेट के मुताबिक हम लोग अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को अकाउंट फॉर करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, अंडर द वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला द कॉस्ट ऑफ आइटम इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द
weighted average of the cost of similar items at the beginning of period and the cost of similar item purchased or produced during the period. The average may be calculated on a periodic basis or as each additional shipment is received depending upon the circumstances of the and एवरेज कैलकुलेट करने के लिए या तो ये है कि जैसे जैसे आपके पास परचेजेस आती जाए न्यू एवरेज कैलकुलेट करते जाएं, या क्लोजिंग इन्वेंटरी को वैल्यू करने के लिए आप ओपनिंग और पूरे साल की सारी परचेजेस ले लें, पीरियोडिक पूरे पीरियड की सारी परचेजेस और उनको एड अप करके वेटेड एवरेज फाइंड करके क्लोजिंग इन्वेंटरी के ऊपर वो रेट अप्लाई कर दें। हम दोनों मेथड देखें, हम पीरियोडिक के मुताबिक भी चलेंगे और हम लोग हर शिपमेंट पर मतलब हर परचेजेस के बाद न्यू एवरेज रेट फाइंड करके भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? फिर कहता है कंसिस्टेंसी के बारे में, थ्योरेटिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी में देखें, कहता है एन एंटिटी shall use the same cost formula for all inventories having a similar nature and use of the entity। बेटा ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डेप्रिसिएशन के टॉपिक में आपसे कहा गया था कि अगर फर्नीचर के ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया है तो हर किस्म के फर्नीचर के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड हो। ये ना हो कि चेयर्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है, टेबल्स के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यूं नहीं करता। हाँ, ये कहा गया था कि भाई अगर फिक्स एसेट्स में फर्नीचर के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप प्लांट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में आ जाता है हमारे पास। क्लियर? तो इन्वेंट्री के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि सेम कैटेगरी की इन्वेंट्री के लिए आप लोगों ने सेम मेथड अप्लाई करना है, या तो फाइफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। तो कंसिस्टेंट रहना है हर साल, फिर उसी को ये ना हो कि एक साल फाइफो मेथड और अगले साल वेटेड एवरेज मेथड, यूं नहीं, ये इनकंसिस्टेंट बन जाओगे। क्लियर? फिर for inventories with a different nature or use different cost formulas may be justified। Difference in geographical locations is not sufficient to justify using a different cost formula। cost formula different apply हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेंट्री की नेचर ऐसी हो तो वो कहता है कि ये जियोग्राफिकली आप कहें ना कि भाई लाहौर में ये और कराची में ये और सिंध में ये और पंजाब में ये, कहता है ये कोई रीजन नहीं। इन्वेंट्री के नेचर के बारे में बताओ। हाँ, उसके अब जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, ऐसी गुड्स हैं जो खराब हो जाती हैं, भाई उनके ऊपर वेटेड एवरेज मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उनके ऊपर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, पेरिशेबल गुड्स नहीं है, मतलब जल्दी से खराब नहीं होने वाली, उन पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना यूज करो, उनके ऊपर वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करो। क्लियर? फिर कहते हैं इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है बेटा? आपने यहाँ पर रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल के साथ रिलेशनशिप, क्लोजिंग इन्वेंट्री का अपने प्रॉफिट्स के साथ रिलेशनशिप। कॉस्ट ऑफ सेल एक किस्म का एक्सपेंस हो गया ना, कॉस्ट एक्सपेंस हो गया। मुझे ये बताएं कि एक्सपेंस मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्या मतलब? कॉस्ट ज्यादा प्रॉफिट कम, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात आपने इसी तरह, और इससे रेलिवेंट काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, जो बात अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपसे अच्छे खासे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं ये चेंज लेकर रहा हूं इन्वेंट्री के अंदर तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में क्या फर्क पड़ेगा, मेरे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री का ताल्लुक करंट एसेट से तो है ही, लेकिन करंट एसेट का ताल्लुक हमारे प्रॉफिट से तो नहीं है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री का ताल्लुक हमारी कॉस्ट ऑफ सेल से है और कॉस्ट ऑफ सेल का ताल्लुक हमारे प्रॉफिट की वैल्यू से है। तो मतलब अगर करंट एसेट्स इन्वेंट्री इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो बेसिकली उसने हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर। आपको अब यहाँ पर रिलेशनशिप सिर्फ प्रॉफिट के साथ भी नहीं आइडेंटिफाई करना, आपको ये रिलेशनशिप अपनी कॉस्ट के साथ भी आइडेंटिफाई करना है।
क्लियर। अब मैं सपोज करता हूं कि फर्स्ट ईयर आपका बिजनेस है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री नील, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का तो कोई ताल्लुक नहीं आएगा ना। हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे फाइंड किया करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज कर दूं तो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज कर दूं कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाना है। अच्छा, मुझे अब यहां पे ना दो बातें समझ आई कि भाई इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री के बाद लूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। एम आई राइट? ये बात आपने याद रखनी। और अब देखें कॉस्ट ऑफ सेल का और प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप था? इनवर्स था। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ओके, तो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट? ये बात समझ आ गई। अब यही क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए देख लो, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिक्रीज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, राइट? ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल जो इंपैक्ट जीपी पर है वही इंपैक्ट एनपी पर है। जो इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पर है इन्वेंट्री की वजह से, वही इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर है और वही इंपैक्ट हमारी इक्विटी के ऊपर है। क्लियर? अब देखें क्या, इन्वेंट्री इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज। यहां से आपको सारी बात याद रह जानी है और रिलेशनशिप भी याद रह जाएगा। सिर्फ इतना सा लिख लो अपने पास। क्या ख्याल है? इन्वेंट्री इंक्रीज तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल ने डिक्रीज हो जाना, इनवर्स रिलेशनशिप है। इन्वेंट्री इंक्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज तो जीपी इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये जो बातें हम लोग इतनी मुश्किल से कहते हैं बेसिकली ये समराइज करते हैं, और इसका उलट कर दो, इन्वेंट्री डिक्रीज तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज और ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज। ये मसला FIFO के साथ होगा, दोनों के साथ है। अभी FIFO एंड वेटेड एवरेज, इसके इंपैक्ट को बाद में देखेंगे हम कि FIFO हो इन्वेंट्री इंक्रीज है या डिक्रीज है, वेटेड एवरेज हो इन्वेंट्री इंक्रीज है या डिक्रीज है, इन्फ्लेशन है तो क्या इंपैक्ट है, डिफ्लेशन है तो क्या इंपैक्ट है। ये हम लोग बात, पहले ये सिंपल बात तो याद रखो ना। क्लियर? वो बाद में जैसे उनको पढ़ लेंगे वो फिर देखेंगे और एग्जांपल से हम उसको साबित करेंगे। अब देखें नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट। आपको कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन हैज अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मैनेजमेंट इन periods of inflation. FIFO method measures inventory and thus profits are at higher values as compared to weighted average method. चलिए ये बात यहाँ पे शायद आप लोग पिक कर लें, शायद क्या इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे आप लोग, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। कहते हैं कि अगर FIFO मेथड है और इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन से क्या मुराद है? महंगाई है, तो मतलब मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो सस्ते वाला होगा, ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने परचेजेस की होंगी वो महंगी होंगी, और जो बिल्कुल रिसेंट परचेजेस होंगी वो सबसे ज्यादा महंगी होंगी। क्या ख्याल है? ऐसा है ना? तो मेरे पास FIFO मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ होगा वो सबसे महंगे वाला रखा हुआ होगा। तो अगर महंगे वाला स्टॉक रखा हुआ है मेरे पास तो इन्वेंट्री की वैल्यू हाई नहीं हो गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम और प्रॉफिट ज्यादा। मतलब इन केस ऑफ इन्फ्लेशन FIFO मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा,
एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। अब देखो, अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज की, ओपनिंग है मेरे पास 10 रुपए पर यूनिट, क्लोजिंग है मेरे पास 15 रुपए पर यूनिट। अभी मैं इन्वेंट्री को सेम कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास है तो 5 पे तो मैं 15 रुपए पे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वेटेड एवरेज पर मैं 12.5 पे रिकॉर्ड करूंगा, इन्वेंट्री की वैल्यू कम नहीं होगी। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन FIFO मेथड से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा होगी, नेट प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। ये बात समझ आ गई? ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इंशाल्लाह आप एग्जाम में देखेंगे इनको। अच्छा, फिर अब अगर डिफ्लेशन है तो इसका उलट हो जाएगा, वो इन्वेंट्री को कम पे रिकॉर्ड करेगा। अब डिफ्लेशन में वैल्यू कम हो रही होती है तो बेटा FIFO मेथड में जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो सस्ती प्रोडक्ट्स रखी हुई होंगी कम वैल्यू पे, तो उसने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम कर देना एज कंपेयर टू वेटेड। तो FIFO मेथड में डिफ्लेशन के केस में क्लोजिंग स्टॉक कम, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, प्रॉफिट कम, जबकि वेटेड एवरेज में डिफ्लेशन के केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल कम और प्रॉफिट ज्यादा। ओके हो गई ये सारी बात? अब बेसिकली ये सिर्फ डेडलाइन थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2 मार्क्स भी हो सकते हैं और ये 4 मार्क्स भी हो सकते हैं आपके। अच्छा, फिर देखें, कहते हैं कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स। एक तो है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और दूसरा हमारे पास होता है रिटेल मेथड। किस तरह से? कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल्स ऑफ materials and supplies, labor efficiency and capacity utilization. They are regularly reviewed and if necessary revised in the light of current condition. ये standard cost है। जबकि रिटेल मेथड क्या होता रहता है? इट इज ऑफन यूज्ड इन द रिटेल इंडस्ट्री फॉर measuring inventories of large number of rapidly changing items with similar margins, for which it is impracticable to use other costing method. The cost of inventory is determined by reducing the sales value of the inventory by appropriate percentage gross margin. एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास होती है कि सपोज के 100 रुपए। दूसरी हमारे पास आती है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड क्या है कि भाई आपको प्रोडक्ट कितने में मिल रही है, उसने अपने प्रॉफिट की ना परसेंटेज रखनी है और वो परसेंटेज 20% सपोज, मतलब जिसको एक प्रोडक्ट मिल रही है ना 100 रुपए की, वो 120 की सेल करेंगे, उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। जो आपसे 120 रुपए की ले रहा है प्रोडक्ट, वो आगे अपना 20% प्रॉफिट रखेगा। वो कितने में सेल करेगा? 144 रुपीज में वो जाके सेल करते हैं। 100 का 120 के। हाँ, 100 का 20, 120, फिर 120 के ऊपर 20%, तो 140 नहीं 144, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर 20% लेगा। क्लियर? वो रिटेल प्राइस। और स्टैंडर्ड क्या होता है? भाई कोई भी ले ये प्रोडक्ट 100 रुपए, राइट? क्लियर? अब बेटा ये जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर प्राइसेस मेंशन होती है, लिस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस मेंशन होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर प्राइसेस मेंशन नहीं होती, जिसका जहां पे दाव चलता है बेचते हैं। जैसे फ्रूट्स लेने जाते हो, आम के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए, नहीं भाई एक रेडी वाला बेच रहा है ना सपोज 200 रुपए किलो, दूसरा 250 रुपए किलो, तीसरा 230 रुपए किलो, किसी का कोई रेट नहीं है, अपनी मर्जी से, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट।
लेकिन ये जो होते हैं ना करियाना स्टोर वाले, आप एक टूथपेस्ट लेने के लिए जाओ, पे लिखा हुआ है 200 रुपए, उसने 200 रुपए का ही देना है, वो 220 का नहीं देगा। ना आपको कि भाई 200 लिखा हुआ है, तुम 220 क्यों ले रहे हो? एम आई राइट? अब उसको प्रॉफिट कहाँ से होता होगा? वो अपनी कॉस्ट को कम करवाता है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर इसको सेल करना है, उसने 200 पे। अब वो क्या करेगा, जो कंपनीज वाले उसके पास आते होंगे उनसे बार्गेन करेगा, कोई से कहेगा भाई तो हमसे 160 रुपए में ले रहे, क्योंकि भाई 158 रुपीज में लेते, तो भाई मैं तुझे 157.5 रुपीज में देता हूँ। ये 0.5 की गेम भी चल रही होती है, ये चीजें चल रही होती है, तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाता है, तो उसने लोअर वाले से वो वैल्यू उठा ली, उसने अपने प्रॉफिट को वहां से करना है। बात क्लियर हो गई? अब देखो एक चीज 200 रुपए में, उसे पता है यार मैंने ये सेल 200 रुपए में करनी है, तो वो कोशिश करेगा, एक पर्सन उसे 180 में दे रहा है, एक उसे 170 में दे रहा है, वो किससे परचेज करे? 170 वाले से परचेज करे, ताकि एक ही यूनिट पे 30 रुपए का प्रॉफिट है उसका। और ये किस तरह से मिलता है? जब आप बल्क क्वांटिटी परचेज करते हो। क्या अगर आप सिंगल यूनिट परचेज करते हैं ना, आपको महंगे पड़ जाते हैं या कम क्वांटिटी में करते हैं, लेकिन जब आप बल्क क्वांटिटी परचेज करते हो ना, तो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट को डिक्रीज कर देते हैं, और वहां से आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, राइट? तो आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जरूरी नहीं कि अपनी सेल्स प्राइस को इंक्रीज करो, आप अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करो। अगर आपने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखना है तो आप अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करो, सेल प्राइस को। जी वो रिटेल मेथड में आता है जो कि 200 लिखा हुआ है, तो वो तो स्टैंडर्ड हो गया है ना 200, वो तो स्टैंडर्ड हो जाता है ना। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब बेटा बात आ रही है इनकी मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 10, हमें उसके बारे में 31 दिसंबर 2007 के बारे में केमिकल एक्स है हमारे पास, ये हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके रेलिवेंट ये इंफॉर्मेशन गिवन है। कहते हैं ओपनिंग स्टॉक मौजूद था 20,000 लीटर्स, और पर लीटर प्राइस रेट गिवन है, रेट पर लीटर आना चाहिए यूनिट 11, और हमारे पास कितने रुपीस का मटेरियल मौजूद है? 20 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 220,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोगों ने परचेजेस की हैं और जिस जिस डेट को की है, जिस रेट पर की हैं, और जितने लीटर परचेज किया और जिस अमाउंट पर किया, उसने वो सारा किया। और ये जो सारी अमाउंट आपके पास आ रही है ना, ये इस तरह से आपके पास आ रही है, ओके। उसके बाद लाजिमी बात है भाई उसने सेल्स भी की हैं, तो उसने आपको अपनी सेल्स की भी लीटर्स बता दिए, साथ में उसने सेलिंग प्राइस रखी हुई है, सेल्स के सामने जो रेट आएगा पर यूनिट वो उसकी सेल प्राइस है, और जो परचेज के सामने आएगा वो कॉस्ट है, राइट? तो यहां पर हमारे पास आ जाती है सेल्स वैल्यू। ये भाई मुझे सेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जरूरत है, नंबर ऑफ यूनिट्स की। मुझे ना तो रेट चाहिए ना मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये मुझे बेसिकली ये जो अमाउंट है ना, ये मेरी टोटल सेल्स की वैल्यूज हैं। अगर मैंने फाइंड करना होगा ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो 741 काम की चीज है, रेवेन्यू के तौर पे लिखा जाएगा कि मेरा टोटल रेवेन्यू ये है। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर मैंने ये नहीं बताना, मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल बतानी है, या मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, तो भाई ना तो सेल प्राइस मेरे किसी मतलब की है, ना टोटल रेवेन्यू मेरे किसी मतलब का है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो भी तो इग्नोर करते हैं, यूनिट्स देखे जाते हैं। ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है? अच्छा आगे आपसे कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ए 31 दिसंबर 2007 एंड प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। अब देखो प्रॉफिट स्टेटमेंट्स क्या थी, तो 741 मेरा रेवेन्यू है। अब ये काम की चीज है,
लेकिन टोटल 741। फिर अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक मेथड ऑफ FIFO एंड, मैं आपको बताने लगा हूं कुछ इस तरह, अंडर पीरियोडिक। ओके, परपेचुअल हम बाद में देख लेंगे, परपेचुअल भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक। देखिए बेटा, उसने आपको कहा भाई ओपनिंग इतना था, इतने मैंने परचेजेस किए, ये मैंने सेल कर दिए, कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा कितना है, मुझे तो ये भी नहीं पता ना, उसने ये थोड़ी बताया कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा कितना है। तो क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करने का फार्मूला, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। हाँ, मेरे पास अब यहाँ पे हमें पता चल गया 20 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे, परचेजेस मैंने की 40,000 की, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए 60 अवेलेबल फॉर सेल। याद आया, अवेलेबल फॉर, उसमें से मैंने सेल कितने कर दिए 48,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000। चाहे FIFO मेथड हो, वेटेड एवरेज हो, चाहे पीरियोडिक मेथड हो, चाहे परपेचुअल हो, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड करने का सेम मेथड है, ओपनिंग प्लस परचेजेस 20 प्लस लेस इज इक्वल टू 12। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो कितने हैं हमारे पास 12,000। अब देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं FIFO। तो FIFO मेथड में हमने देखा था कि बिल्कुल रीसेंट जो परचेजेस होती है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद है। मैं गया रीसेंट परचेजेस के पास, कितनी मौजूद हैं 14,000 रीसेंट परचेजेस की थी, जबकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, इसमें से भी 2,000 सेल हो चुकी हैं इस साल, इसमें से 12,000 बची हुई है। कौन सा रेट था इनका, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू FIFO मेथड के जरिए क्या हो जाएगी। अगर मैं FIFO मेथड की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 12,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 180,000। ये बात आपको समझ आ गई है, कोई इशू इस बात में। अब आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अच्छा, यहां पे एक और बात कि अगर यहाँ पे 12,000 ना होते, यहाँ पे होते 17,000, ऐसे सपोज कर लो यहाँ पे 17,000 होते और मैं रिसेंट परचेजेस के पास जाता, तो रिसेंट परचेजेस ही 14,000 की है, तो मैं 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 ना करता, मैं 14,000 इससे लेता एट अ रेट ऑफ 15 और ये आ गया 210 और टोटल यूनिट है 17,000, तो उसमें से 14,000 जहां से और बाकी जो मेरे पास 3,000 है वो मैं इससे पहले वाली परचेज से उठा, 3,000 में यहां से लेता मल्टीप्लाइड बाय और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरे पास हो जाती ये बात क्लियर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया, आई होप कि समझ आ चुका होगा। चले अब चलते हैं जनाब हम वेटेड एवरेज की तरफ। वेटेड एवरेज के लिए ना पीरियोडिक मेथड है, अभी परपेचुअल नहीं है। जब पीरियोडिक मेथड और वेटेड एवरेज फाइंड करनी हो ना, तो आपने ओपनिंग प्लस परचेजेस इन नंबर ऑफ यूनिट, ओपनिंग कितना 20 किस रेट पर
रेट पे लिखो या ना लिखो इसका मतलब इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अमाउंट, पहले आपने एवरेज रेट फाइंड करना है, वेटेड एवरेज रेट फाइंड करना है। Yes, sir. फिर ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस देखो। अब मैं हर किसी, क्योंकि ये 40 में से तो हर किसी का रेट डिफरेंट डिफरेंट है ना, देखो कितने की परचेजेस की। अब आपने देखना है कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने और इनकी टोटल वैल्यू कितनी है। यहां से आपने फाइंड करना है एवरेज रेट। 764 divided by 60,000 and the average rate is 12.733 multiplied by closing stock 1000। जो आंसर था आंसर मल्टीप्लाइड बाय 12,000। Yes, sir. 152,800. 152 ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला। Yes. ओके, Yes, sir. कोई इशू, डन हो गई ये बात। अब देखो उसने प्रॉफिट्स वगैरह की बात की थी, तो बेटा चाहे फाइफो मेथड है चाहे वेटेड एवरेज है, आपके रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आता। और आपका टोटल रेवेन्यू कितना है 741,000। 741,000। अब अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ सेल की, ओपनिंग स्टॉक, भाई इसके लिए भी ओपनिंग स्टॉक 220 Yes, sir. और इसके लिए भी ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, इसके लिए भी 544,000। सिर्फ डिफरेंस आता रहता है क्लोजिंग स्टॉक का, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। लेस क्लोजिंग, फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी 180,000। अब आप लोग खुद देखें कि इवन के नंबर ऑफ यूनिट सेम है, Yes, sir. लेकिन फाइफो के साथ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 180, जबकि वेटेड एवरेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 152,800। अब यहां से आपने ये कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेनी है। करें जरा ये कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करें। $584,000, शाबाश। ये लेस कर देंगे अपने रेवेन्यू में से 741,000 माइनस 584,000, तो हमें जीपी की वैल्यू क्या मिलेगी। अच्छा इसकी कॉस्ट ऑफ सेल बता रही है, बताओ। 11200। अच्छा अब जरा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। किसका बता रहे हो, फाइफो का नहीं, वेटेड का 157,000 157,000 इसने ज्यादा कर दिया। और ये 1298 1298। क्या ये बातें सबको समझ आ गई, Yes, sir. ये प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गई। अब अगर यहाँ पे गौर करें आप लोग, 11, 12, 13, 14, 15 इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। ये बात क्लियर। अब दूसरी बात, जहां क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो वहां कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल कम, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा। हमने कहा कि अगर इन्फ्लेशन है और फाइफो मेथड है तो ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू
वेटेड। मुझे बातें समझ आ गई सब बच्चे? कोई इशू? हम लोगों ने आज के लेक्चर में कॉस्ट फार्मूलाज में दोनों कॉस्ट फार्मूलाज डिस्कस कर लिए, FIFO एंड, लेकिन अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।